Hello friends, welcome to our exam. In this video, we are discussing RCC previous year questions for FSC JEE exam. This is foundations, fundamentals of RCC beams and slabs. ये हम क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ईयरली। दोस्तों, फॉर अपकमिंग एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग एंड फॉर आवर अपकमिंग इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस सिविल स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भी कोई भी अपकमिंग वीडियोस हो उसके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में कहता है कि इस क्वेश्चन में बोला जाता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। ओके, तो अगर हम प्लेन कंक्रीट की बात करें, प्लेन कंक्रीट फॉर मॉडरेट कंडीशन, ओके, फॉर मॉडरेट उसके लिए हम यूज़ करते हैं M15 एंड RCC के केस में यूज़ करते हैं M25। These are these for RCC. Okay, these are the condition for moderate. And similarly for severe condition, for severe condition उसके केस में हम यूज करते हैं क्या, M50 M20 यूज करते हैं हम प्लेन कंक्रीट के लिए, एंड M30 यूज करते हैं हम RCC कंक्रीट के लिए। ओके, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए हम M30 यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे मॉडरेट के लिए, ठीक है ना। तो मॉडरेट के लिए हम यूज करते हैं, और वो भी जब इसमें कुछ नहीं बोला गया है तो आपको फिर भी IS 456-2000 के साथ चलना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका आपका आंसर हो जाता है आपको ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसमें कुछ नहीं पूछा गया है, तो इसलिए हम IS 456-2000 जो RCC रिकमेंड करता है, तो उसमें हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसके दोनों ही करेक्ट है, M15 भी और M25 भी, लेकिन हम M25 टिक करेंगे। ये सीवर कंडीशन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा। प्लेन में पूछ लेते हैं, RCC में ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन आप दोनों कंडीशन याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपको और कंडीशंस के लिए, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, एक्सट्रीम सीवर, इस तरह कंडीशन के लिए और टिप चाहिए, तो उसके लिए आप पेज नंबर 20 पर एक टेबल बना हुआ है, टेबल नंबर 5, ठीक है, तो आप उसे रेफर कीजिए इन IS 456-2000। ओके, ये क्वेश्चन हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब 95% जो आपका रिजल्ट रहेगा वो विद इन द लिमिट रहेगा, विद इन द लिमिट। ओके, एंड 5% जो आपका रिजल्ट रहेगा वो भले ही आउट ऑफ द लिमिट हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5% ऑफ द रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर दिस क्वेश्चन। Your next question, the modulus of elasticity of concrete in Newton per millimeter square can be assumed as follows, where FCK is the characteristic strength, cube compressive strength of concrete in Newton per millimeter square, ठीक है। तो IS 456-2000 क्या कहता है, फॉर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के केस में EC जो होता है वो होता है आपका FCK, where FCK is in न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
but for long term AC एल लिख लेना इसे, वो होता है आपका AC अपॉन 1 प्लस थीटा, मतलब 5000 अंडर FC के अपॉन 1 प्लस थीटा। लॉन्ग टर्म में क्या होता है आपका क्रीप का इफेक्ट हो जाता है, यहाँ थीटा है आपका, बी इज द क्रीप कोफिशिएंट। तो लॉन्ग टर्म के केस में आपका क्रीप का इफेक्ट भी आ जाता है। ओके, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के केस में ये क्वेश्चन आपसे भी पूछ लिया जाता है कि लॉन्ग टर्म के केस में क्या आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू होता है। वो होता है आपका ECE इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा। ये आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कुछ नहीं पूछा, बोला है तो शॉर्ट टर्म के लिए पूछा हुआ है, मतलब तो 5000 अंडर FC के, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अगर हम क्रीप कोफिशिएंट की बात करें तो उसका वैल्यू होता है 7 डेज के लिए उसका वैल्यू होता है हमारा 2.2 एंड 1.6 होता है उसका 28 डेज के लिए एंड 1.1 होता है उसका 1 ईयर के लिए। ओके, तो इसके बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसके लिए आप रेफर कीजिए पेज 16 क्लाउज 6.2.3.1 in IS 456-2000। ओके फ्रेंड्स, इज देयर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन reinforcement in RCC slab shall not be more than 4 times effective depth of slab, 5 times effective depth of slab, 3 times effective depth of slab and 2 times effective depth of slab। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, वो भी मेन 4 इधर लिख लेते हैं, मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट के केस में क्या होता है हमारा, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो होनी चाहिए 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, ओके, और 300 mm, विच एवर इज स्मॉलर। ओके, तो इसमें जैसे आपसे पूछा हुआ है मेन रेनफोर्समेंट के लिए, तो इसके लिए 3 times इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस पार्ट को इधर, कि भाई इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब जो है ना, इस पार्ट को मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ओके, तो इसके लिए जो भी स्मॉलर होगा 3D और 300 mm, दीज आर 300 mm, यूनिट याद रखिएगा 300 mm। ओके, तो जो भी स्मॉलर होगा वो मेन रेनफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है आपसे, ये तो हो गई बात मेन रेनफोर्समेंट की। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की वो बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, ओके, तो उस केस में हमारा क्या होता है, उस केस में हम प्रोवाइड करते हैं 5D एंड 450 mm। विच एवर इज स्मॉलर। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के केस में 5D और 450 mm, विच एवर इज लेसर, ये प्रोवाइड करेंगे। एंड मेन रेनफोर्समेंट के केस में 3D एंड 300 mm, विच एवर इज स्मॉलर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के केस में क्या डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। पर क्वेश्चन में आपसे यहाँ मेन रेनफोर्समेंट के लिए पूछा हुआ है, इसलिए आपका ये आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द फैक्टर्ड लोड एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर डेड लोड प्लस लाइट लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड एंड डेड लोड प्लस लाइट लोड प्लस विंड लोड कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू IS फॉरवर्ड आर रेस्पेक्टिवली। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ओके। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के केस में जो होता है हमारा, उसके लिए एक आपको टेबल रिमेंबर रखना पड़ेगा जिसमें आपका 2 पार्ट दिए हुए हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी मेन रिफ्लेक्शन, ओके। एक ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वेरियस एग्जामिनेशन में, ओके। लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के लिए फैक्टर लोड का वैल्यू क्या होगा इन कॉम्बिनेशन के लिए, डेड लोड प्लस लाइट लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड, डेड लोड प्लस लाइट लोड प्लस विंड लोड, ओके। तो उस केस में हमें देखना होगा कोलैप्स और सर्विसेबिलिटी, इनका हमें फैक्टर लोड फैक्टर का वैल्यू हमें याद रखना होगा जो IS 456-2000 रिकमेंड करता है। उसके लिए आपको रेफर करना होगा पेज नंबर 68 इन IS 456-2068, ओके। पेज नंबर 68 टेबल नंबर 18। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ, टेबल यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा लंबा टेबल है वो, तो मैं आपको जानकारी देता हूँ थोड़ा। क्या होता है कि जैसे मान लो आपका डेड लोड पर लाइट लोड होगा, या फिर डेड लोड पर विंड लोड होगा, या फिर डेड लोड लाइट लोड और विंड लोड, वहाँ पे एक लोड और होता है, वो होता है आपका अर्थक्वेक लोड। या तो हम विंड लोड लेंगे, विंड लोड और अर्थक्वेक, एक तो हमारा होगा कौन सा, विंड लोड होगा, एक होगा हमारा अर्थक्वेक लोड। तो इन 2 लोड्स में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, मैक्सिमम वो वैल्यू हम जनरली लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर लोड, ओके। तो जैसे मान लो इसमें यहाँ पे विंड लोड लिया हुआ है, मान लो वो अर्थक्वेक लोड भी लेता, तो आप एग्जाम में मान लो आपको दे देता है, तो आप उसे घबराइएगा नहीं। वो मतलब वही है कि वो उसका मतलब है कि वो मैक्सिमम वैल्यू उसमें जो होगा वो विंड लोड का होगा या फिर अर्थक्वेक का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो विंड लोड की जगह वो अर्थक्वेक भी लिख देता जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जैसे आपके से कम्बिनेशन पूछा हुआ है, तो इस कम्बिनेशन के लिए बी है ना, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डेड लोड पर लाइट को लोड के लिए 1.5 डेड लोड, 1.5 लाइट लोड, 0.94 और 1.5, यहाँ पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस की कंडीशन हो रहा है। 0.9 और 1.5 इसमें जो भी होगा, एक रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस है, एक विदाउट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस का मतलब है कि एक लोड काफ़ी बार साइक्लिक कंडीशन में लगना, ओके, वो होता है आपका रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से बार बार लगने की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, वो होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, ओके। तो ये आप एक्चुअल में आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा कि वो उस पर काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपका बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फॉर दिस, ओके। फ्रेंड, दिस इज अवर वेबसाइट www.everexam.in। इस पर आकर आप SSC JEE ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज, जो स्टार्ट होगी आपकी 1 अगस्त ऑनवर्ड्स, जिसमें आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन होंगे विच इज क्वालिटी इन नेचर, ओके, एंड बेनिफिशियल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें आपको हम डिटेल सॉल्यूशन ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कराएंगे विद देवर डिटेल्ड सॉल्यूशन क्वेश्चन वाइज फॉर टेक्निकल पार्ट, ओके। एंड आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी आपका स्टार्ट हो जाएगा इसमें, तो आप प्रैक्टिस टेस्ट के लिए भी हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं फॉर प्रैक्टिस टेस्ट SSC JEE। for 2017 prelims, okay. Thank you for watching this video. For any query, please comment on this video. Please like and subscribe our channel. Thank you.